रूप में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में ये इसको एक साथ कर दिया है और कहीं भी इसको इस टाइप का नहीं किया कि वो एक सब्जेक्ट के रूप में कंपल्सरीली पढ़ाया जाएगा। तो एक तो ये नई शिक्षा नीति के बारे में कई और पॉइंट हैं, पर पर्यावरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, और वो इसलिए आवश्यक है कि हमारी नई शिक्षा नीति भले जल्दी लागू हुई हो या देर से लागू हुई हो या कोई डिस्कशन ना हुआ हो, पर जैसे श्रीधर प्रोफेसर साहब ने कहा वो कि उनको कोई जानकारी और जल्दी में हो गया, पर मैं तो इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने नई शिक्षा नीति में जवाब भी दिया था, तो इसमें भी वो पॉइंट इनकॉर्पोरेट नहीं हुए और उन पॉइंट पे हमको आरटीआई ही लगानी पड़ेगी और भारत सरकार का ध्यान लाना पड़ेगा कि शिक्षा नीति में ये पॉइंट बहुत जरूरी हैं। दूसरा मैं ये बता रहा था कि प्लेगरिज्म पीएचडी थीसिस में जो प्लेगरिज्म है, साहित्यिक चोरी है, वो कई जगह पे कई यूनिवर्सिटी में, जो यद्यपि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कंपल्सरी कर दिया है, पर कई यूनिवर्सिटी अभी भी उसको जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको बिना ऑपरेट किए, उस एप्लीकेशन पैकेज को बिना लगाए और पीएचडी थीसिस का चला देती हैं और वो निकाल दिया जाता है, उसमें भी आरटीआई लगाना योग्य होगा। तीसरा मैं बात ये कह रहा था कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसपे सीआईसी ने पहले निर्णय दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर केजरीवाल जी ने, कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया, बजाहत हबीबुल्ला साहब और एक मेंबर और थे, तो वहां पर भी कहा गया नहीं दी जा सकती ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें इन्वॉल्व है, 5 लाख लोग हैं और यूपीएससी के आईएएस सिविल सर्विस परीक्षा में बहुत सारे लोग हैं। तो ये 3 पॉइंट इसमें दिए थे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था, उसमें ये कहा गया था कि हमको इसलिए हम इंफॉर्मेशन के लिए नहीं दे सकते कि ये बहुत बल्कि है, और दूसरा ये कह दिया उनके एक्ट में लागू है। तो उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक्ट में तो कई चीजें हैं जहां पर ये लिखा है, पर वहां पर 81E नहीं लागू कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही लोकसभा के सेक्रेटरीट में और डीडीए में, दिल्ली जल बोर्ड में ये कह दिया इंफॉर्मेशन ये जो एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन शीट है इसको दे सकते हो, तो उसमें ये प्ली ले लिया इनने कि एक्ट में प्रावधान नहीं था, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं था, पर यूनिवर्सिटी में ये नहीं है और कई जगह ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, तो उसको हमको कहीं ना कहीं इस तरीके से लेना पड़ेगा कि इसको हम अगर हाई कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दे दिया है कि वहां पर कॉपी आंसर शीट इवेल्युएटेड आंसर शीट का आंसर शीट जो है उसमें भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें ये एक कॉमन सर्कुलर आ जाए, जिसमें आरटीआई में सभी कोई इसको देने लगे, चाहे सीबीएसई का हो और चाहे वो यूनिवर्सिटी इसका यूपीएससी का हो और चाहे सेंट्रल सेक्रेटरीट जूनियर सेक्रेटरी एग्जामिनेशन का भी हो, इसको भी लिया जा सकता है। तो ये मेरा कहना था। और इसमें चूंकि मैंने अपील इसलिए नहीं कर पाया मैं वहां पे क्योंकि ये काफी लंबा समय गुजर गया था, हाई कोर्ट नहीं जा पाए, इसलिए इसमें हमको कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये मेरा कथन था। हेलो, चलिए ठीक है सरदार सच्चारी सिंह जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। और नई शिक्षा नीति के बारे में जिस तरह से आपने कहा है, तो जो भी हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे जुड़े हुए थे, आचार्यलू सर भी थे, डॉक्टर आचार्यलू सर थे, और उन्होंने तो इस पे पहले से ही गाइड कर लिया कि जो चीजें विदाउट कंसल्टेशन यदि ला रहे हैं और ऐसी स्थिति में ला रहे हैं जो एक सही समय नहीं है उसको लाने का, कोविड के टाइम पे जहाँ लोगों को पता नहीं है कि आप कोई भी बिल ला रहे हो और बिल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसमें पहले क्वेश्चन कर दिया है, तो क्वेश्चन मार्क में है। अब ये है कि ठीक है, उन सब मुद्दों को लेकर के आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, वो ठीक है, जाएंगे लोग, जाना चाहिए, लेकिन सरकारों का भी ये दायित्व होता है कि इसको पर्याप्त मात्रा में पहले डिस्कशन के लिए रखें और फिर इसके बाद ही शिक्षा नीति तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण नीति होती है। अब शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं इस कोविड के टाइम पे कैसी है, तो अभी ऐसे मुद्दों को तो कोई समझदार अब नीति आयोग इन्होंने बना दिया है और प्लानिंग कमीशन को खत्म करके, और इस तरह से कहते हैं कि अच्छी अच्छी नीतियां ला रहे हैं, लेकिन इनके नीति आयोग और इन सब आयोगों को कोई मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। खैर, ये सब निरंतर इनके कार्य प्रश्न के दायरे में आ रहे हैं, तो सरकारी
बातें हैं इसको डिस्कशन पे रखा जाए और दबाव बनाया जाए सरकार पर। अब अपन हेलो इसको हेलो द्विवेदी जी। आगे आगे हाँ हाँ द्विवेदी जी, मैं कुछ ऑन कहना वीरेन चाहूंगा। ये आगे भी हाँ जी इस पॉइंट को आगे भी शॉर्ट चल शॉर्ट में जाए तो शॉर्ट अच्छा रहेगा। हाँ जी। नहीं नहीं आरटी पे राइट टू एजुकेशन का ये कुछ ऐसा चल रहा है कि इस पे अभी चर्चा की जाएगी, तो शिक्षा को लेकर के बिल्कुल चर्चा की जाएगी। और क्योंकि ये नीति ही है 2020 में जो लाई गई है, तो ये तो उसमें मुद्दा ही रहेगा, इस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन इसको अपन सेपरेट टाइम के लिए अपन इसको रखेंगे और प्रयास ये करेंगे कि जो आरटीआई का जो मीटिंग होता है उससे थोड़ा सा हट करके हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ आप बीरेन जी शॉर्ट में आप अपनी बात पूरा करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उत्तराखंड का आरटीआई रिसोर्स पर्सन हूँ और मैं जीवीपंथी इंस्टीट्यूट ऑफ जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन जी एग्जाम जी से संबंधित मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, एआईसीटी ने कोविड के दौरान पहले ही गाइडलाइंस इशू कर दी है कि किसी भी स्टूडेंट को अटेंडेंस के ग्राउंड पर डिटेन नहीं करना है, उनको एग्जाम में अपीयर होने से रोका नहीं जा सकता। तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे भी समझ में नहीं आया कि क्लासेस कैसे शुरू करने, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया। फिर 18 मई से धीरे धीरे कॉलेज में क्लासेस शुरू हो गए। ऑनलाइन क्लासेस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, स्टूडेंट भी इंजीनियरिंग कॉलेज के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एडजस्ट कर लिया। केवल ये हुआ कि अचानक लॉकडाउन होने की वजह से कुछ लोगों के पास किसी के हॉस्टल में ये रह गए थे लैपटॉप, कुछ लोगों की किताबें रह गई थी, कुछ लोगों के पास मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स की यूज कर लिया और इस तरह से ये शुरू हो गया। तो जो दिक्कतें हमारे सामने आई वो मेन एक था ये कि एग्जाम किस तरह से करते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम जब हमने कराए तो उसमें शुरुआत में ऐसा हुआ कि जो इंटरनेट हमको एक्सेसिबल है वो स्टूडेंट्स के पास भी होता है और इसलिए काफी बड़ी मात्रा में इसमें नकल होती है और इसको कैसे रोका जाए। तो फिर हमने किया कि इंटरनेट से करने की बजाय क्वेश्चन पेपर को यदि किताबों में से यदि टीचर्स टाइप करके करते हैं तो स्टूडेंट्स इंटरनेट यदि ढूंढ भी ले तो भी उनको नहीं मिलता है। दूसरा जो ट्रेंड है दैट इज टुवर्ड्स ओपन बुक सिस्टम, ये भी कई जगह पर हो रहा है और इसमें दो मोड से एग्जाम ली सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ये ओपन बुक भी होती है, क्लोज बुक भी होती है। तो ओपन बुक सिस्टम जो है वो भी धीरे धीरे आने वाला है और इसको भी कई जगह पर मान्यता है जिसमें क्वेश्चन जो है वो कुछ डिफिकल्ट तरीके के पूछे जाते हैं। तीसरा है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर भी ये है कि उनको जो बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है और वो लिमिटेड टाइम में उनको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो उसमें वो लोग नकल नहीं कर सकते। एक तरीका ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट इस पर भी रिसर्च कर रहा है कि वो टैब स्विच ना कर सके, ताकि एक टैब से दूसरी टैब पर जो जाए तो वो रोका जा सके। एक तरीका ये भी है कि स्टूडेंट्स को अपने वीडियो कैमरे ऑन रखने को कहा जाए, तो वीडियो कैमरे जब ऑन रखते हैं तो इस तरह से भी नकल को रोका जा सकता है। और एक दिक्कत मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आई। प्रैक्टिकल में कई इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल को ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसमें जो 7 आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल लैब्स। और वर्चुअल लैब्स के दौरान प्रैक्टिकल ऑनलाइन किए जा सकते हैं बट वो उनके सर्वर पर वो चलते हैं एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑनलाइन उस तरीके से किया जा सकते हैं, लेकिन जो एक दिक्कत इसमें आती है कि जैसा मैंने बताया कि इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एंड फॉर ऑल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से आती है। तो अभी भी चैलेंजेस बहुत है बट फिर भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमने किया है, पहले जून के एग्जाम हमारे दिसंबर में हुए, सो द डिले वाज अबाउट 6 मंथ। उसके बाद फिर जो अभी दिसंबर के एग्जाम है वो हमारे अप्रैल में चल रहे हैं, सो नाउ द डिले हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 मंथ्स। तो एकेडमिक कैलेंडर तो पूरे इंडिया में डिस्टर्ब हो ही गया है, काफी कुछ इसमें लिटिगेशन भी हुआ है, लेकिन फिर भी एक जो सिंक्रोनाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आउटपुट ऑफ वन इंस्टीट्यूशन इज इनपुट ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन। कि 12वीं के बाद लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, बीटेक करने के बाद लोग एमटेक या एमबीए में जाते हैं, तो ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, देन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह के एकेडमिक कैलेंडर के सिंक्रोनाइजेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है। और स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यूज है या फिर जो प्लेसमेंट है, ये भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। और इस तरह से इवन जो जॉब इंटरव्यू है वो भी कई जगह पर ये ऑनलाइन किए जा रहे हैं और इस तरह से इसमें ये सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। एक मैंने एडवांटेज इसका ये देखा है कि ऑनलाइन ये चीजें अवेलेबल हो जाने की वजह से कोई स्टेट की या ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रही। कोई भी स्टूडेंट जो है कहीं पर भी इवन नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अटेंड कर पाते हैं पूरे इंडिया में। अलग अलग जगह पर जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स है, ये हम अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई स्कूल की, कॉलेजेस की डिसिप्लिन की या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विदेश जाने के लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हम अटेंड कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स है, इन लोगों में भी काफी अच्छी अवेयरनेस है। मैंने देखा कि प्रैक्टिकल के दौरान प्रेजेंटेशन के लोग काफी अच्छे करते हैं,
कि जियोग्राफिकली एक ग्रुप के 4 स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर है, तभी उसमें आपस में बड़ा सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। स्टूडेंट अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि मेरा ऑडियो ऑन है कि नहीं, वीडियो ऑन है कि नहीं, मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है कि नहीं। तो इस बारे में काफी अच्छी अवेयरनेस है। आई कांट से द सेम अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स, बट जो इंजीनियरिंग कॉलेज का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने ब्रीफली बता दिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स टू देवेंद्र अग्रवाल जी फॉर सेंडिंग मी द इन्विटेशन फॉर दिस। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन ठीक है, कुछ जैसे एजुकेशन के फील्ड में जैसे मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की, ये तो सब ठीक है। लेकिन ठीक है, कोरोना के समय पे ये समस्या आ गई है जिसकी वजह से व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो कार्य जो आप क्लास में जा करके कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो सीख सकते हैं, जो लोगों से मिल करके पूरे इंडिया में यदि आप भ्रमण करके अलग-अलग स्टेट्स के लोगों से किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जा करके मिल करके उनकी कल्चर को सीखना, ये सारी चीज़ें, तो वो ये नहीं कर सकता। कम से कम ये शिक्षा के मामले में अपन ऐसा मानते हैं। बाकी और तो ठीक है कि वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए और कोर्ट में और जैसे एसआईसी में, उसमें पैसे बचेंगे और जो उसका अपना एक पूरा दबाव रहता है वो कम होगा। महीने भर सप्ताह भर पहले से जो तैयारी करनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए, कोई भी हियरिंग में जाने के लिए, वो उससे अपन बच पाएंगे। तो ये ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में तो हमें लगता है कि किसी जगह पे जाना या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जो भी है, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सिर्फ यही नहीं रहता कि सिर्फ आप एकेडमिक चीजें ही सीखते हैं, कि मतलब वो पेपर प्रेजेंट हो गया और उसी से संबंधित चीजें आपने सीख ली हैं, और वो तो ठीक है, वो तो आप ऑनलाइन आप अवेलेबल है, कहीं से भी पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लें और या कुछ कर लें या समझ लें। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका एक अपना एक अलग मायना होता है। तो ये तो खैर डिस्कशन का विषय है और एक लंबा इसमें डिस्कशन चलता रहेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कैसे होगा। और अपन अभी अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोविंद देशवारी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे श्री राहुल सिंह जी से, तो आपका क्या प्रश्न था हाई कोर्ट से संबंधित? कुछ आपने मैसेज किया, कृपया आप पूछिए। जी, नमस्ते सर सभी साथियों को। सर मेरा राहुल सर से एक सवाल था कि एसआई अपने मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना अधिकारी को पेनल्टी लगाई है 23,000 कुछ रुपए की, तो वो हाई कोर्ट जाके स्टे ले आए हैं। तो अपने को उन्होंने एक 24 तारीख अभी जो है अप्रैल में पार्टी बनाया है एसआईसी को, और सेकंड में मुझे नाम रखा। तो मुझे जवाब देना जरूरी है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए, आप अगर बेसिकली क्या है कि देखिए, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में उनका अपना लॉयर का पैनल होता है, वो वहाँ पर केस लड़ेंगे। उनको मालूम है कि सरकारी लॉयर्स कैसे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो आपकी केस को प्रेजेंट कर नहीं पाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप उसमें पार्टी हैं और आप अगर पहली केवियट ले लेते, आपको मालूम है कि इसमें वो जाएंगे, अगर वो आपको मालूम पड़ जाता है और आप पहले कैविएट लगा देते हो उसमें, तो उसमें फिर बड़ा टफ होता है ऐसे मामलों में। हमने देखा कि जब एप्लीकेंट खुद पहुंच जाता है और वो अपने क्योंकि प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं तो उसमें वो बात अच्छे ढंग से रख पाते हैं, तो हाई कोर्ट फिर उसमें काफ़ी मतलब एक तरफा निर्णय नहीं देता है, पूरे ऑर्डर पे स्टे नहीं लगा देता है। तो उसका थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए आप करें तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर क्योंकि आपके अगर आप चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, पेनल्टी स्टैंड करे, तो तब आप अपना जाएं, अपना पक्ष रखें, तो उससे फर्क पड़ेगा। आप इसमें शिवानंद जी से बात कर सकते हैं, नित्यानंद जी हैं वहाँ पर जौलपुर हाई कोर्ट में, अगर गया केस तो नित्यानंद जी आपकी मदद भी कर सकते हैं उसमें। शिवानंद जी, मेरे इस सर ये बात, सर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई साहब को कि गवर्नमेंट वकील खड़ा नहीं कर सकती, ऐसे जजमेंट यहाँ पे हाईकोर्ट राजस्थान ने दिए हैं। वो पीआईओ पे पेनल्टी लगी है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे वकील खड़ा करके केस लड़े। तो पहले ये देखना है। हाँ सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसमें वो तो अपना प्राइवेट गए हैं। हाँ प्राइवेट, अपना प्राइवेट गए। ये बेसिकली हमारे जो सरकार के जो वकील होते हैं, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से जो आएंगे, या फिर हर जगह जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से जो वकील होते हैं, और या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो वकील होते हैं, तो वो उस ढंग से, जिस हमने देखा कि जिस ढंग से एक प्राइवेट इसमें जो लॉयर्स होते हैं वो जिस प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाते हैं, वो अनुमान वो देखने को नहीं मिलती है।
तो सर मैं बिल्कुल सर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अब मान लीजिए इनका तो खैर एक मामला हो गया, लेकिन जिन लोगों के ज़्यादा मामले रहते हैं और सभी मामलों में तो कैविएट भी लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है एक सामान्य आदमी के लिए। चलिए जो प्रोफ़ेशनल हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन कैविएट भी लगाने के बाद भी कभी-कभी ऐसा होता है, देखिए एक अभी हमारे रीवा के मामले में हुआ था, जो डिप्टी कमिश्नर केपी पांडे श्री केपी पांडे को फाइन लगा था 25,000 रुपए का। तो वो मतलब हमने कैविएट लगा दिया। उनको पता चल गया कि हमने कैविएट लगा दिया, तो उन्होंने अपना केस फाइल नहीं किया। फिर वो पैसा आपके सूचना आयोग में जाकर के जमा कराए 25,000 रुपए। फिर जैसे ही हमारा 90 डेज़ का हम भी फ्री हो गए कि अभी ये कैविएट नहीं लगाएँगे, ठीक है? मतलब ये केस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी लगा कि अब कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो पैसे जमा करने के बाद सर उसमें जाकर के फिर वो स्टे लेकर के आ गए, और स्टे का आधार भी कोर्ट ने क्या दिया है कि जब इनका केस इनके पक्ष में हो जाएगा तो ये 25,000 रुपए आप लोगों को उन्हें वापस करना पड़ेगा। मतलब ऐसे-ऐसे लोग आइडिया लगा लेते हैं, तो कहाँ तक अब आप कैविएट लेकर के घूमते रहेंगे? मतलब ये तो हद हो गई है। कि मतलब सर ये सामने वाला मोहम्मद मतलब आप तो मतलब ये जो है इश्यू काफ़ी इस बारे में गांधी सर ने भी कई बार कहा, बोले कि भई मतलब ये डब्ल्यूपी का यहाँ पे केस ही नहीं बनता है, रिट पिटीशन कैसे दायर हो जाती है, कैसे उनको ये मिल जाती है। पर हो गया अभी कोर्ट में तो रेडीमेड फॉर्मेट में रखा रहता है, अब आप ठीक है 10-15 हज़ार रुपए जो भी उनका फेंक देते हैं, वकील साहब ला करके उनको स्टे दे देते हैं। तो ये समस्या का विषय है, इसमें भी क्या किया सकता है। गोविंद देशवारी जी, इसमें आप नित्यानंद जी का भी नंबर उसमें है, उनसे भी संपर्क कर लीजिएगा। करा है मैंने उनसे हमारे सारे संपर्क, तो मामलों बोले में कोर्ट 7-8 खुल जाएगा तो मैं हाँ, आपका जवाब 7 लगवा देता हूँ। हाँ, तभी हाँ, कोर्ट भी बंद लगवा है। देंगे, जवाब लगवा देंगे। 7-8 हमारे भी मामले हैं। जवाब लगाओगे वो ज़्यादा प्रभावी होगा। और उसमें आप बता सकते हो कि भई ये किस तरह से इन्होंने उल्लंघन किया था। जी, जी सर। सर हाँ, अगर ये जवाब तो हम भी लगवा रहे हैं, टोटल जवाब, छोटा-सा लेकिन कैविएट नहीं लगवा पाए। 1-2 में कैविएट लगवाए तो उन्होंने मतलब उस कैविएट 90 डेज़ का उसका ड्यूरेशन रहता है, 90 डेज़ के बाद एक्सपायर हो गया, तब उन्होंने उस पे वो किया, तो ऐसे हो गया। ताराचंद जी, आपका क्या प्रश्न था? आप कह रहे थे कि राजस्थान सूचना आयोग में कुछ विसंगतियाँ हैं, बोलिए। सर राजस्थान सूचना आयोग का अभी 8 तारीख को मैं आयोग में अपील हुआ, मेरी 5 अपीलें थी। एसपीआईओ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फर्स्ट अपील किया, फर्स्ट अपील में भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। आयोग में 3 बार तारीखें पड़ गई, लेकिन एसपीआईओ हाजिर नहीं हुए। अब की बार वो हाजिर हुए। एसपीआईओ के हाजिर होने पर जो कमिश्नर हैं उन्होंने उनको पर्सनल चैम्बर में बुलाया बिफोर अपीयरिंग इन द कोर्ट, और डाइस पर बैठने से पहले 15-20 मिनट तक उनको निजी डिस्कशन किया। उसके बाद जब मेरा नंबर पे आया तो उन्होंने कहा कि दोषी एसपीआईओ को उन्होंने कहा कि हाँ बोलिए। तो मैंने कहा मैं अपीलांट हूँ, मुझे सुना जाए। तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए, हम अपने आप देख लेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है उसका हाल ये है कि सब कमिश्नर साहब उनको पर्सनल चैम्बर में सुनते हैं और उसके बाद अदालत में अपीलार्थी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ये कोर्ट नंबर 5 का किस्सा है। मैंने उस बारे में ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि आपको अगर ये डिसीजन का आप वेट कीजिए, और फिर उठा के उनको चौथी डेट डाल दी। तो मामले 2018 के अभी तक पेंडेंसी में चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई का कोई मौका नहीं। मैं रिटर्न आर्ग्यूमेंट लेकर गया था, लेकिन वो भी नहीं लिया गया। एसपीआईओ ने जो जवाब दायर किया वहां मैंने उसकी कॉपी मांगी कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल साहब लागू होता है, आप हमें इसकी कॉपी दिलाएं, और आई एम राइटफुल टू हैव द कॉपी विच एवर इज सबमिटेड बिफोर दिस एसआईसी। तो कोर्ट ने ये कहते हुए डिनाई कर दिया कि आपको कॉपी से क्या करना है, आप तो डिसीजन पढ़ लीजिएगा। डिसीजन के लिए तो अगली डेट डाल दी है सितंबर की। तो इस आप प्रैक्टिस को क्या किया जाए सर? उसमें देखिए, एक तो आप सारी कॉपी जो भी है, आप नोट शीट से